हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम लोग एनएलएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास, जो आपने लास्ट क्लास में उसका इस्तेमाल देखा है। हम लोग लास्ट क्लास में किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने सीख रहे थे, जब वो ऑब्जेक्ट किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में था और जब वो इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस पे था। हमने जो लास्ट क्वेश्चन आपको उसमें कराया था, उसमें आपको बताया था कि एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस इंक्लाइंड सरफेस को ही क्या कर दिया गया था, एक्सेलरेट कर दिया गया था। तो जिस एक्सेलरेशन को आपने दिया था उसमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम किया था, जिसे आप क्या नाम दे रहे थे, सूडो फोर्स। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सूडो फोर्स क्या है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आगे के आने वाले जो क्लासेस होंगे, जो जो फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स के, वहां आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इसको सेपरेटली आपके पास लाए हैं। आज आप सूडो फोर्स को समझ करके सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं जहां भी ये सूडो फोर्स एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स स्टार्ट सूडो फोर्स। सो व्हाट इज सूडो फोर्स? लिख रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला कंडीशन, सूडो फोर्स लगने का सबसे पहला कंडीशन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जो फ्रेम है वो खुद एक्सेलरेशन में होना चाहिए और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो चलेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, देन दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट जो है, जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा उस ऑब्जेक्ट पे, और वही फोर्स को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज सूडो फोर्स। हम समझते हैं चीजों को, डोंट वरी। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। इधर उधर लेंगे, सारे एग्जांपल को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि एक कार है, एक कार है, ध्यान से समझिएगा। एक कार है और ये रोड है, इस रोड पे ये कार चल रही है। बच्चा, ये कार इधर चल रही है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए। इसका मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कार है जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ ए, मतलब ये क्या है, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आपने इस कार का जो सीलिंग है इसमें एक ऑब्जेक्ट को टांग दिया। जब ये एक्सेलरेशन नहीं था, बच्चा ध्यान दीजिएगा, तो ये जिस तरह से टंगा हुआ है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये बॉडी जैसे ही, सॉरी, ये कार जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। बच्चा रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 था, अब वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी इसका मतलब चेंज हो गया, एक्सेलरेट हो चुका है। जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा, इस पर चलते चलते भी एक्सेलरेशन आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रहा था, अब 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, तो एक्सेलरेशन आ गया ना, वेलोसिटी चेंज हो गया ना। जब भी वेलोसिटी चेंज आएगा कार में, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आपको ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो कि इस तरह से टंगा हुआ है, जिस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स सर? mg लग रहा है। अगर इसका मास क्या है, m है तो, लेकिन इसका एक फोर्स अब इधर भी लगने लगेगा। बोलो हाँ कि ना? अरे बच्चा, ये असल में थोड़ा देर के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखने लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसा था तब ये ऐसा नहीं रहेगा, इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। हाँ ना? बोलो जरा, बोलो हाँ कि ना? एक फोर्स इधर काम कर रहा होगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट इधर आया। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफ नोट। और ये जो एफ नोट है उसी को हम क्या कह रहे हैं, सूडो फोर्स। ये अगर ऑब्जेक्ट इधर आया होगा तो कोई फोर्स तो लगा होगा, ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा। लेकिन पता है कौन लगाया? नहीं पता है। बस जो अप्लाई कर रहा है ये फोर्स, उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट देयर इज। अगर कोई फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट इधर नहीं आता। क्लियर है कि नहीं है? अब आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर बनाना चाहेंगे तो ये mg तो यहाँ रहा ही नहीं, अब ये mg कहां पर है? यहाँ पर है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं है? ये जो कंडीशन था, ये इनिशियल कंडीशन था, जब ये बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं था तब ये था, लेकिन जब एक्सेलरेट हो चुका है तो ये कंडीशन है। ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, यही फोर्स क्या है बच्चा? सूडो फोर्स। इसको कैसे निकालेंगे? दिस एफ नोट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट का मास m है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है उसको लिख दीजिए बस। क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं?
ये कार का एक्सेलरेशन a था, इस ऑब्जेक्ट का मास m था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सूडो फोर्स निकल जाएगा। एग्जांपल समझ में आया? हियर द सूडो फोर्स इज ma। आगे और एग्जांपल दें, जो आपको दिखेगा नहीं कि कौन लगा रहा, बट लग रहा होगा। चलिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रक है, अरे सामान ढोने वाला ट्रक, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर गाना बाजा चल रहा है, चल छैया छैया वाला, ठीक है, शूटिंग हो रहा है, मान के चलो। तो यहां पर कोई भी हीरो यहाँ पर डांस कर रहा है, अरे कैमरा लगा हुआ है, अरे बढ़िया से डांसिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इस ट्रक में आएगा एक्सेलरेशन, इस ट्रक का एक्सेलरेशन आएगा, तो इस हीरो या हीरोइन पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं पीछे की तरफ? अगर गाड़ी आगे की तरफ चल रहा है तो पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है कौन लगा रहा पता नहीं चलेगा, इसको सोचेगा कि अरे बेटा कोई भूत धकेल दिया था। तो ये जो फोर्स है यही है सूडो फोर्स, और इसके बराबर क्या होगा? अगर इस हीरो का मास m है और ट्रक का एक्सेलरेशन a है, तो क्या हो जाएगा? सूडो फोर्स m है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? दिस इज एग्जांपल नंबर 2। बोलिए बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और एग्जांपल दे, और एग्जांपल दे। लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिए थे उस एग्जांपल को यहां रखने जा रहे हैं आपके पास, ध्यान दीजिएगा। एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है, क्लियर है कि नहीं? इस इंक्लाइंड प्लेन को आपने एक्सेलरेट कर दिया a से, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज सूडो फोर्स, और वो किसके बराबर होगा? m इंटू a मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, एंड m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। m किसका मास है? ब्लॉक का मास, क्लियर है कि नहीं? अब बाकी चीजें आप कर सकते हैं, आपको पता है यहां पर क्या लगेगा? mg लगेगा, इधर क्या लगेगा? रिएक्शन लगेगा, इधर क्या आ जाएगा? सर ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, मतलब ये mg cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? सर mg sin थीटा हो जाएगा। लिखने से प्रैक्टिस होता है, ध्यान से सुनिए, क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? अगर ये ma है सर, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर एक और फोर्स लगने लगेगा, दैट इज आप बोल सकते हैं ma sin थीटा। सर sin थीटा होगा यहाँ पर, ma sin थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है। हाँ इधर थीटा हो जाएगा, फिर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ma है, सो ma cos थीटा। बहुत कुछ हो सकता है। मेन बात जो आपका यहाँ पर था, जो हमको यहाँ सिखाना था आपको, ये सूडो फोर्स है। ये सूडो फोर्स जो है ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन है। बोलिए समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी सूडो फोर्स को हमने यहाँ पर लिखा है, सूडो फोर्स को समझा रहे हैं, सूडो फोर्स को समझा रहे हैं। एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? और एग्जांपल दे, और एग्जांपल दे, क्या समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है सर्कुलर मोशन? तो मान के चलिए कि एक हमने धागा में एक ऑब्जेक्ट को बांधा है और इस प्रकार घुमा रहे हैं, हाँ ना? तो हमने एक पहले क्या लिया है? स्ट्रिंग लिया है, ये स्ट्रिंग है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये किस वेलोसिटी से चल रहा है? तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से चल रहा है। मान लीजिए जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसका रेडियस क्या है? r है। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको ये बात पता है कि अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जिसे आप क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या लग रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहां जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो क्या होगा जरा बताओ? सर टेंशन, हाँ कि ना? अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स होता है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है और ये यहां पर क्या है? टेंशन है। तो सर सेंट्रीपेटल फोर्स टेंशन कैसे हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता यार? देखो ध्यान से, और एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, और भी आगे बात कर रहे हैं। यहाँ सूडो फोर्स अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 4 में आते हैं, एग्जांपल 5 में आते हैं, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हाँ ना? ये सब जगह में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्लियर है कि नहीं यार? तो इस सिचुएशन में अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिसे आप क्या कहते हो? सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होता है? कूलम्ब फोर्स के बराबर होता है। बोलो हाँ कि ना? किसके बराबर होता है? कूलम्ब फोर्स। दिस सेंट्रीपेटल फोर्स
इज इक्वल टू क्या है, COULOMB, कूलाम्ब फोर्स। और ये कूलाम्ब फोर्स किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो भाई कह रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स ना कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में कौन सा फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स है, और इस सिचुएशन में क्या है, टेंशन फोर्स है। अरे बच्चा समझ में आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या है, टेंशन फोर्स है, इस सिचुएशन में क्या है, कूलाम्ब फोर्स है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ भी हो सकता है। यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो क्या है, टेंशन है। और हमने टेंशन को T लिखा है, यहां पर कोई दिक्कत है? यहां पर अभी भी तुमको नहीं दिखा है अभी भी तुमको नहीं दिखा सुडो फोर्स। सुडो फोर्स क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने धागा में बांधा है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और अगर आप इसको पूरा घुमा रहे हैं इस तरह से, हम गलती नहीं करेंगे, इसको बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, अगर छूट गया अगर तो बस माथा फूट जाएगा। ध्यान दो यहां से, अगर इस तरह से आप इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपको ये बात तो समझ में आ रहा है कि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन। ये बताइए, अगर अंदर की तरफ सिर्फ फोर्स लग रहा है, ये खींच करके अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो खिंचा करके सीधा अंदर आ जाना चाहिए, खिंचा करके अंदर आ जाना चाहिए, अंदर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब सर बाहर भी एक फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है, अंदर जितना लग रहा है बाहर भी उतना ही लग रहा है। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन लगा रहा है हमें नहीं पता। तो सोर्स ऑफ फोर्स अगर पता ना चले, ध्यान से सुनिएगा, अगर सोर्स ऑफ फोर्स पता ना चले तो वो कौन सा फोर्स है, असल में सूडो फोर्स है। क्लियर है कि नहीं, याद आ रहा, समझ में आ रहा? तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज सूडो फोर्स, और यहां पे सूडो फोर्स जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में डिटेल में बताया जाएगा। और ये किसके बराबर है, सूडो फोर्स के इक्वल है। और ये सूडो फोर्स किसके इक्वल है अगर आप पूछेगा तो बता सकते हैं। सो ध्यान से सुनेगा, टेंशन के बराबर, ओके। बट वेलोसिटी के टर्म पे लिखने के लिए अगर बोला जाए तो कैसे लिखेंगे, तो सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इधर एक्सेलरेशन भी तो किधर होगा, अंदर की तरफ, और अंदर वाला एक्सेलरेशन क्या होता है जरा बता सकते हैं, v स्क्वायर बाय r। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या होता है, m v स्क्वायर बाय r। तो सूडो फोर्स यहां पर कुछ और नहीं, क्या होता है m v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं। व्हाट इज v? v is the tangential velocity of this object or mass, and r is the radius of the circular path. So m v square by r इस तरह से लिख सकते हैं। क्या बात है, क्लियर है? हमने कितने सारे एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, कार वाला, ये आपको ट्रक वाला समझ में आ गया होगा, ये हमने इंक्लाइंड प्लेन वाला एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ हमने सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल दिया है। यहाँ पे सूडो फोर्स जो वो क्या है, असल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन में किस तरह से निकालते हैं, MAC लिखते हैं, दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है। सो इट बिकम्स mv स्क्वायर बाय r। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ले लिया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। यहाँ टेंशन है, यहाँ पर टेंशन नहीं, यहाँ कौन सा फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स है, दैट इज F Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अलग और सिचुएशन होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ और भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और सर कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? आपको एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेनेटरी सिस्टम है, 6 नंबर, आपके पास प्लेनेटरी सिस्टम है, लेट्स सपोज दिस इज, यहां पर सन है, यहां पर क्या है, सन है, और यहां पर क्या है, अर्थ है, अर्थ है। ये अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ तो कोई फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो, ना धागा बंधा हुआ। अंदर की तरफ फोर्स जो काम करता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहां सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिचुएशन बदला, अरे नजरे बदली तो नजारा बदला। सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ भी हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहानी याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कौन खींच रहा है हमें नहीं पता है, दैट इज सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर सर्कुलर मोशन है तो mv स्क्वायर बाय r। यहां पर कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन क्या है, इनटू मास कर देंगे जिस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द सूडो फोर्स। हम वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किए। ये कहां लगता है, जहां सोर्स ऑफ द फोर्स पता ना रहे, और किधर लगता है, जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
क्लियर है कि नहीं? इफ इट इज क्लियर, सो इतना ही एक छोटा सा वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एक फोर्स आएगा और आपको धकेल के जाएगा और आपको लगेगा कि कोई भूत आपको धकेला है। हम तो हिंदी वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जब ये पढ़ाते हैं तो उसका नाम देते हैं भूतिया बल, सूडो फोर्स। आपको लगेगा अरे भाई कौन धकेल दिया है, धकेला है, somebody is there, someone is there। आप खोजते रहिए बस उसको, लेकिन नाम अभी फिलहाल जब तक नहीं खोज पाए उसका नाम दीजिएगा सूडो फोर्स, भूतिया बल। अरे एक्चुअली में हिंदी में आभासी बल बोलते हैं, बट हम उसे नाम दिया है सूडो फोर्स। चलिए इस सेशन को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे होंगे और अलग अलग सिचुएशन लेके चीजों को समझेंगे। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि बड़े सवाल को कैसे डील कर सकते हैं। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर रहेंगे, तो आपका बड़े बड़े सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।